रोहित हेयर। अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा कि एक हिजाब कंट्रोवर्सी चल रहा है। ये हिजाब कंट्रोवर्सी कहाँ का है? कर्नाटका के उडुपी डिस्ट्रिक्ट में है। और ये टॉपिक हमारे लिए दो चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है, एक मेंस के लिए और एक प्रीलिम्स के लिए। मेंस के लिए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको चीज़ों को लिंक करना होगा और उस लिंकिंग के माध्यम से मैं पॉलिटी के कुछ कंसेप्ट को क्लियर कर दूंगा और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ही ज़रूरी है। हुआ क्या है कर्नाटका में कि कर्नाटका का एक पीयू कॉलेज है, प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज है, उसमें कुछ लड़कियां हिजाब पहनकर जाती हैं। उन लड़कियों को बैन कर दिया जाता है कि आप हिजाब पहन के नहीं आएंगी। क्यों? वो ड्रेस के नाम पर बैन किया जाता है कि ये ड्रेस कोड में नहीं है। वो लड़कियां हाई कोर्ट को पिटीशन करती हैं कि ये मेरे राइट, फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। कैसे है वो हम अभी देख लेंगे। फिर दूसरा तबका है, वो क्या करता है, वो भगवा कलर का स्टॉल लेकर स्कूल में आ जाता है, यूनिवर्सिटी में चला जाता है, प्री यूनिवर्सिटी में, बोलता है कि जो भगवा कलर का स्टॉल है वो भी मेरा फंडामेंटल राइट ऑफ रिलीजन है। वो कैसे है उसको देखते हैं। तो यहां पर फंडामेंटल राइट का इशू चल गया। एक तो चल गया कि जो हिजाब पहनकर अलाउड है कि नहीं स्कूल जाना। दूसरा, अगर हिजाब अलाउड है तो फिर भगवा कलर का शॉल पहनकर जाना अलाउड है कि नहीं स्कूल में। तो वी विल नॉट डेल्व इनटू द पॉलिटिकल एंगल से हमें कोई मतलब ही नहीं है। हमें पॉलिटिकल एंगल के बजाय पॉलिटी वाला एंगल से मतलब है, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। लेट अस स्टार्ट। देखिए कि कर्नाटका हिजाब रो डिपेंड्स एज ए स्टूडेंट पिटिशंस द कोर्ट में मामला अब चला गया है। ठीक है, क्या हुआ है मैंने आपको बता रखा है। देखिए मामला क्या है, यहां पे पॉलिटी क्या है। ये कोर्ट में गए हैं फंडामेंटल राइट के हवाला देकर कि मेरा फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। कैसे हो रहा है, लेट अस एग्जामिन दिस। देखिए राइट टू आपका प्रीलिम्स के लिए जो मैंने अभी बताया, अगर आपसे यही पूछ दे कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट, कौन कौन से आर्टिकल डील्स विद द राइट टू द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 एंड 26 बोथ, आर्टिकल 27, आर्टिकल 28 और ऑल। द फैक्ट इज आर्टिकल 25 टू 28 डील्स विथ राइट टू द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। 25 से 28 जो है ये सब आर्टिकल जो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन से डील करते हैं। ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू ऑल पर्सन इन इंडिया सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर प्रोविजंस। वी विल एग्जामिन दिस लेटर। आर्टिकल 26 क्या कहता है? आर्टिकल 26 टॉक्स अबाउट द फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर्स। ठीक है, तो आर्टिकल 26 जो है ये किसको राइट देता है? ये देता है कि डिनोमिनेशंस कैन मैनेज देयर own affairs related to और इन मैटर्स ऑफ रिलीजन लिख दीजिए। मतलब ये किसको राइट दे रहा है? आर्टिकल 26 भी एक फंडामेंटल राइट है। ये किसको राइट दे रहा है? ये इंस्टीट्यूशंस को राइट दे रहा है। 25 किसको दे रहा है? इंडिविजुअल को राइट दे रहा है। कैसे दे रहा है अभी देख लेते हैं। ये क्लैरिटी आपको होना चाहिए। इंस्टीट्यूशन का राइट है, वो इंडिविजुअल का राइट है। कैसे हो रहा है देखिए, आर्टिकल 25 में देखिए दो कंपोनेंट है, एक राइट टू कॉन्शियंस है और एक है राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट है। कॉन्शियंस क्या है? अंतःमन। ठीक है, अंतःमन में जो आपका अंतरकरण में आप क्या मानते हैं, यह आपका राइट है। ये राइट टू द फ्रीडम ऑफ रिलीजन है और राइट टू कॉन्शियंस जो है ये एब्सोल्यूट राइट है। इसका मतलब क्या हुआ? राइट टू कंसेंस ऑफ रिलीजन का मतलब यह है कि ये मेरे मन में मानना है। हम अपने मेरी यह मानना यह हो सकता है कि शिव ही एक गुरु है, भगवान शिव ही भगवान है और कोई भगवान नहीं है। ये एब्सोल्यूट राइट है। ये मेरे मानने पर निर्भर करता है कि मैं भगवान शंकर को भगवान मानता हूं या नहीं मानता हूं। यह मेरे मानने पर एकदम एब्सोल्यूट राइट है कि मैं ये कल इस्लाम को मानने लगूं। ये मेरा राइट टू कॉन्शियंस है।
मैं कल क्रिश्चियनिटी को मानने लगूं, राइट टू कॉन्शियंस है। मैं हो सकता है भगवान शंकर को नहीं मान के भगवान विष्णु को मानूं, राइट टू कॉन्शियंस है। और याद रखिए, यही राइट टू कॉन्शियंस से आपको कुछ लोग एथिस्ट होते हैं, कुछ लोग एग्नोस्टिक होते हैं, कुछ लोग कहेगा कि भगवान है ही नहीं, आप उसको मना नहीं कर सकते, आप उसको जबरदस्ती नहीं कर सकते कि तुमको भगवान को मानना है। वो एथिस्ट है, एग्नोस्टिक है, उसको कहेगा कि भगवान का एग्जिस्टेंस है ही नहीं, भगवान होता ही नहीं है। क्यों? उसका राइट टू कॉन्शियंस है, इसको अलाउड है कि वो माने अथवा नहीं माने। किसको माने, क्यों माने, यह उसके अंतःमन की बात है, इसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। पर जो कॉन्शियंस है, इसका जो आउटवर्ड एक्सपोजिशन है, जो इसका, अगर आप जो अंतःमन में भावना है, अगर इसका आप आउटवर्ड एक्सपोजिशन लेंगे, तो आप क्या करेंगे? प्रोफेस करेंगे कि मैं ये धर्म को मानता हूं, उस धर्म के रिचुअल्स को प्रैक्टिस करेंगे और उस धर्म को फैलाने का अब भी आपको अधिकार है। पर ध्यान रहे, ये जो तीनों चीज हैं, ये एब्सोल्यूट नहीं है। अंतःमन वाला एब्सोल्यूट है, पर प्रोफेस मतलब क्या होता है? फॉलो हिज ओन रिलीजन फ्रीली, आपको अधिकार है। प्रैक्टिस का मतलब होता है यू आर अलाउड टू फॉलो इट्स रिचुअल्स। अगर हम मुसलमान हैं, मुस्लिम हैं, तो मैं उसके रिचुअल्स को फॉलो कर रहा हूं, मैं नमाज पढ़ रहा हूं, उसमें क्या दिक्कत है? अगर मैं हिंदुइज्म को फॉलो करता हूं, अगर उसमें बलि की प्रथा है, तो मैं फॉलो कर रहा हूं, मैं अपने रिचुअल्स को फॉलो कर रहा हूं। और मुझे यह भी अधिकार है कि मैं उस धर्म का प्रचार और प्रसार कर सकूं, मुझे प्रोपगेट करने का भी अधिकार है। वही मैंने आपको बताया, जो मेरे अंतःमन की भावना थी, उसका जो आउटवर्ड एक्सपोजिशन है, वो प्रोफेस के रूप में लेता है, प्रैक्टिस के रूप में लेता है, प्रोपगेट के रूप में लेता है। ये आर्टिकल 25 है। पर ये एब्सोल्यूट नहीं है। क्यों? अगर मानते हैं कि मैं एक प्रैक्टिस रिचुअल कर रहा हूं, मानते हैं कि दुर्गा पूजा चल रहा है और आप जुलूस निकाल रहे हैं, विसर्जन करने जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? अपने रिचुअल्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं। रिचुअल्स क्या है? मूर्ति विसर्जन है। यहां पे नदी है, आप इसमें विसर्जन करने जा रहे हैं, बीच में मस्जिद पड़ गया। अब ये बच्चे जा रहे हैं, ये हुड़दंग करना स्टार्ट कर दिए। सेम होल्ड गुड फॉर द मुहर्रम, मुहर्रम में जा रहे हैं, अब यहाँ पे हनुमान जी की मंदिर पड़ जाता है और ये तलवारबाजी करना स्टार्ट कर रहे हैं। इट होल्ड गुड फॉर बोथ द रिलीजन। ये तलवारबाजी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा प्रैक्टिस करने का हमको अधिकार है। ये हिंदू हैं, ये जा रहे हैं विसर्जन करने, यहाँ पे जाके हुड़दंग करेंगे, नाचना स्टार्ट करेंगे, बोलेंगे विसर्जन जो हम करते हैं, ये चीज करना मेरा प्रैक्टिस में आता है। पर यह चीज एब्सोल्यूट नहीं है, ये एब्सोल्यूट है। सरकार क्या करेगी? बोलेगी कि जुलूस बैन है, फिर आप कोर्ट नहीं जा सकते। क्यों? ये चीज इट इज अ सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर। आप अगर पहला देखें, इट इज अ सब्जेक्ट टू द पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ। अभी आप देखिए कि जितनी सॉरी, जितना पूजा हो रहा था, दुर्गा पूजा वगैरह, उसमें कोर्ट ने, सरकार ने क्या किया? बोला आप पूजा नहीं कर सकते हैं। आप इस चीज को, आर्टिकल 25 को कोट करके नहीं बोल सकते कि मेरा फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। कोविड के समय कहा कि हेल्थ सुपेरियर है, हेल्थ प्रायोरिटी पे है। और आर्टिकल 25 का जो सेकंड वाला पार्ट है, आप अंतःमन में मानिए, आप इसको प्रैक्टिस को मत करिए, प्रोपगेट मत करिए, प्रोफेस मत करिए, और सरकार उस पर रोक लगा देती है। तो ये एब्सोल्यूट नहीं है, इट इज सब्जेक्ट टू द पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मोरालिटी। आई होप आई मेड माई पॉइंट वेरी क्लियर। जब आप प्रोपगेट पर चलते हैं, उसमें एक चीज आता है, प्रचार के बाद आप देखते होंगे रिलीजियस कन्वर्जन की बात होती है। और यही जो प्रोपगेट है, प्रचार है, यहीं से इसकी जेनेसिस होती है रिलीजियस कन्वर्जेंस की, कि आप धर्म परिवर्तन भी करा सकते हैं। पर धर्म परिवर्तन, रेवर स्टैनलेस वर्सेस मध्य प्रदेश वाले, फादर स्टैनलेस वर्सेस मध्य प्रदेश वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो फोर्स्ड कन्वर्जन है, इट डोंट गिव अदर्स टू, कन्वर्जन जो होना चाहिए, लिख देता हूं, आप कर तो सकते हैं, बट कन्वर्जन हैज टू बी वॉलंटरली। आप कभी जो भी देखते हैं कि स्टेट इंटरफेयर करता है, अगर आप जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं, जो ट्राइबल्स लोग हैं, उनको जब क्रिश्चियनिटी में तब्दील होता है, तो आप देखते हैं कि स्टेट इंटरफेयर कर जाता है। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है स्टेट हैज द राइट। क्यों? स्टेट हैज द राइट टू रेगुलेट
रिलीजियस कन्वर्जेंस। क्यों? बिकॉज द कन्वर्जन आपको प्रोपोगेट करने का अधिकार है, पर किसी को लालच देकर प्रोपोगेट करने का अधिकार नहीं है, डरा कर प्रोपोगेट करने का अधिकार नहीं है। आपका जो अधिकार है वो जो प्रोपोगेशन होना चाहिए वॉलंटरली होना चाहिए, स्वेच्छा से होना चाहिए, उसके मन से होना चाहिए। अब देखिए मामला यहां पर नहीं उठता है, मामला सबसे बड़ा उठता है कि अभी यहां पर क्या चल रहा है। एक बहुत फेमस केस हुआ सिरूर मठ केस। इस सिरूर मठ केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज निकाला, एक डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी निकालता है सुप्रीम कोर्ट। डॉक्ट्रिन ऑफ ये डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी क्या है? सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि कुछ चीजें जो हैं हर धर्म के लिए एसेंशियल हैं। जैसे कि अगर मस्जिद जो है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मस्जिद इज नॉट एसेंशियल टू इस्लाम। क्यों एसेंशियल नहीं है? एसेंशियल का अगर मस्जिद एसेंशियल होता, मस्जिद में आप क्या करते हैं? नमाज पढ़ते हैं। तो नमाज तो आप रोड पर भी पढ़ लेते हैं, दुकान में भी पढ़ लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि मस्जिद इज नॉट एसेंशियल टू इस्लाम। आप जो डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी है और एक प्रैक्टिस को बोलता है सुप्रीम कोर्ट नॉन एसेंशियल प्रैक्टिस। जैसे अभी आपने देखा होगा जो सबरीमाला केस है, जिसमें महिलाओं को, जो 10 से 50 साल की जो महिलाएं हैं, आप उनको अलाउ नहीं करते हैं कि आप लॉर्ड अयप्पा के सैंक्टम सैंक्टोरियम में जाएं, पर सुप्रीम कोर्ट उसको क्वैश करता है और कहता है कि औरतें भी जा सकती हैं सैंक्टम सैंक्टोरियम में। क्यों? सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि द एपेक्स कोर्ट कंक्लूडेड दैट एक्सक्लूजन ऑफ वुमेन ऑफ द मेंस्ट्रुअल एज was not an essential practice as per the Hindu religion। और यह कहता है कि एसेंशियल प्रैक्टिस हिंदुइज्म में नहीं है कि महिलाओं को आप बाहर करें कि चूंकि वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में हैं तो आप उनको एंटर नहीं करने देंगे। उसी तरह सुप्रीम कोर्ट का यह भी करना है कि एक आनंद मठी लोग होते हैं, वो पब्लिक प्लेस में तांडव नृत्य करते हैं, जो भगवान शंकर का डांस है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो तांडव नृत्य आप जो सड़क पर करते हैं या अपने मठ में करते हैं, तांडव नृत्य इज नॉट एसेंशियल टू द आनंद मठ सेक्ट, हेंस वो उस चीज को डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी को पास नहीं करता है। और जो नॉन एसेंशियल प्रैक्टिस है उसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करेगा, पर जो एसेंशियल प्रैक्टिस है उसको सुप्रीम कोर्ट अलाउ करेगा। तो जो मस्जिद के बारे में है, बोलता है सुप्रीम कोर्ट की मस्जिद इज नॉट एसेंशियल टू इस्लाम। सबरीमाला केस में अलाउ करता है। क्यों? जो सबरीमाला का जो ट्रस्ट है वो कहता है कि भाई जो लॉर्ड अयप्पन है वो सेलिब्रेट हैं, जब सेलिब्रेट है तो ये मेरा एसेंशियल प्रैक्टिस है कि ये मेरा एसेंशियल टू द हिंदुइज्म है कि हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो औरतें हैं उनको अलाउ नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट उसको क्वैश करता है और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इट इज नॉट एसेंशियल टू द हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस। आनंद मठी लोगों को भी कहता है कि आप तांडव नृत्य के बारे में जो है आपका नॉट एसेंशियल प्रैक्टिस है, और जो भी एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है उसमें सुप्रीम कोर्ट इन्वेड कर देगा। अगर वो चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अगर उसमें कोई भी चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सुप्रीम कोर्ट हैज ऑल द राइट टू इंटरवेन इन दैट मैटर। ठीक है, ये डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी सिरूर मठ केस के लिए है। आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी हैज इवॉल्व्ड इन विच केस। 4 दे देगा, केशवानंद भारती केस, सिरूर मठ केस और रेवरेंड स्टैनलेस केस, ऐसे करके आपको दिया जा सकता है। अब आप आगे देखिए, इस क्रिटिसिज्म ऑफ द सिरूर मठ केस क्या है। कुछ लोगों का यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठे हुए हैं वो धर्म के तो विशेषज्ञ है नहीं, उन्हें क्या पता कि कोई धर्म का अब टर्बन इज एसेंशियल टू सिख है कि नहीं। आप कौन होते हैं उसको जज करने के लिए? यू डोंट हैव द एक्सपर्टीज, सो व्हाई यू आर डेल्विंग इनटू थियोलॉजिकल स्पेस। जब आपको एक्सपर्टीज नहीं है तो आप थियोलॉजिकल स्पेस में क्यों डेल्व कर रहे हैं? अगर कोई चीज आपको ऑलरेडी आपको पता है कि वो राइट एब्सोल्यूट नहीं है, जब एब्सोल्यूट नहीं है तो पब्लिक ऑर्डर का जो प्रोविजन है उसके अकाउंट पर आप उसको रोक देते। आप पब्लिक ऑर्डर के अकाउंट पर रोक सकते थे। क्या जरूरत है थियोलॉजिकल स्पेस में डेल्व करने के लिए जब आपको एक्सपर्टी ही नहीं है? तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है सिरूर मठ केस का कि सुप्रीम कोर्ट अननेसेसरी किसी के जो रिलीजन है वो उसका पर्सनल चीज है उसमें इंटरफेयर करने की क्या जरूरत है। पर मामला ये है कि आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। जब कोई राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसका फाइनल विथ होल्ड अपहेल्ड कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। तो आखिर में सुप्रीम कोर्ट को तो इट विल हैव टू टेस्ट एवरीथिंग ऑन द टच स्टोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। तो आखिर में सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कुछ तो प्रिंसिपल निकालता जिसके तहत उसको 25 से 28 वाला जो है
राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो बहुत बोन ऑफ कंटेंशन होता है, आखिर में उसको सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि हमारे पास कुछ ना कुछ तो टूल होना चाहिए जिससे मैं कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को टेस्ट कर सकूं। तो ये एक क्रिटिसिज्म है, मैंने दोनों पक्ष रख दिया, आप उसको देखिएगा। अभी प्रॉब्लमेटिक एरिया क्या है? अब सुप्रीम कोर्ट के पास टेस्ट करने के लिए क्या है? सुप्रीम कोर्ट को अब ये टेस्ट करना है कि हिजाब जो है इज एसेंशियल टू इस्लाम और नॉट। ठीक है, आपको अभी बताया। अगर मानते हैं कि यह प्रूफ हो जाता है कि हिजाब इज एन एसेंशियल टू इस्लाम, अगर एसेंशियल टू इस्लाम है फिर तो सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा तो हिजाब अलाउड है। अगर हिजाब इज नॉट एसेंशियल टू इस्लाम, अब सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर देगा। ठीक है, अब वहां पर इंटरफेरेंस अलाउड है। फिर एक टेस्ट ये हो जाएगा कि भगवा साल जो पहनकर जाते हैं दैट इज एसेंशियल टू हिंदुइज्म और नॉट, उसका भी एक टेस्ट करना होगा। और वो सब टेस्ट होगा, आपके हिजाब का टेस्ट होगा कि कुरान में इसका मेंशन है कि नहीं, गीता में मेंशन है कि नहीं, सब भगवा के बारे में। देखिए, एक तरफ अभी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को जो केस फाइल हुआ है, एक तरफ इंस्टीट्यूशन का राइट रहेगा, एक तरफ इंडिविजुअल का राइट रहेगा। इंडिविजुअल का राइट क्या है? आर्टिकल 25 में है। इंस्टीट्यूशन का राइट क्या है? आर्टिकल 26 में है। कैसे है आर्टिकल 26 में? ये देखिए, द फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर्स। ठीक है, तो अब दोनों राइट को सुप्रीम कोर्ट को बैलेंस करना है। अब कैसे बैलेंस करेगा? जो इंस्टीट्यूशन का राइट है वो एक कलेक्टिव राइट है, जो इंडिविजुअल का राइट है ये इंडिविजुअल फ्रीडम राइट है। जो उसका तर्क रहेगा, जो इंस्टीट्यूशन का तर्क रहेगा कि साहब हम तो ड्रेस कोड का निर्धारण इसलिए करें क्योंकि गरीबी और अमीरी को हम नहीं दिखाना चाहते हैं। जब एक ड्रेस कोड यूनिफॉर्म रहेगा, कोई भगवा पहन के आएगा, कोई हिजाब पहन के आएगा, तो एक इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं इंटीग्रेशन हो जाएगा? मतलब एक तो क्लियर कट हिंदू है, एक मुस्लिम है, एक क्रिश्चियन है। बच्चों में इस तरह का फीलिंग क्यों डालना? बच्चों में हम एक ब्रदरहुड और फ्रेटर्निटी का फीलिंग डाले, उसके लिए एक ड्रेस कोड होना एक एसेंशियल टूल है। अब इस पे डिस्कशन होगा। दिस इज व्हाट? दिस इज अ कलेक्टिव राइट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। उसको कलेक्टिव अधिकार है कि वो बोले कि भाई आप ये ड्रेस पहन के आएंगे, आपको फॉलो करना है। इंस्टीट्यूशन ये कह सकता है कि आपका जो धर्म का बात है, अंत मन की बात है, अपने घर पे फॉलो करिए। ठीक है, इंडिविजुअल का यहां पे ये बात है, वो बोलेगा कि भाई ये तो मेरा एसेंशियल प्रैक्टिस है, ये तो मेरा मानना है और मुझे संविधान इस चीज का अधिकार देता है कि मैं प्रोपगेट करूं, प्रोफेस करूं। ठीक है, जब मैं प्रोफेस कर रहा हूं तो आपको दिक्कत क्या हो रही है? तो यहां पर इंडिविजुअल राइट का मामला फंस जाएगा, यहां पर कलेक्टिव राइट का मामला फंस जाएगा। और इन्हीं दोनों के बीच में हाई कोर्ट को सामंजस्य बैठाकर निर्णय निकालना होगा। निर्णय इस बात पर निकलेगा कि हिजाब एसेंशियल टू इस्लाम है कि नहीं। एसेंशियल टू इस्लाम है, इंटरफेयर नहीं करेगा। नॉन एसेंशियल टू इस्लाम है, इंटरफेयर कर जाएगा। पर क्वेश्चन यहीं पर नहीं रुकता है, इट ओपन्स अ पेंडोराज बॉक्स ऑफ द प्रॉब्लम। ये क्या पेंडोराज बॉक्स ऑफ प्रॉब्लम ओपन कर रहा है? अब डिस्कशन हैज बीन एक्सट्रापोलेटेड टू व्हाट? The decision has been extrapolated to uniform civil code. क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूनिफॉर्म सिविल कोड इज वन that would provide the one law for the entire country applicable to all religious communities in their personal matters such as marriage, divorce. अब ये यहाँ पर एक्स्ट्रापोलेट हो जाएगा। और याद रखिए, आर्टिकल 44 जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड से डील करता है और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो हिजाब वाला कंट्रोवर्सी है, इट हैज़ अगेन गिवन अ पुश टू दिस डिस्कशन। अब पब्लिक डिस्कोर्स में ये डिस्कशन में आ चुका है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। अभी इस पर हम लोग कभी बाद में वीडियो बना देंगे। और मुझे लगता है कि मैंने जो इशू था उसको आपके सामने रख दिया, जो क्रिटिसिज्म ऑफ शिरूर मठ केस है वो भी रख दिया, और क्या एसेंशियल और नॉन एसेंशियलिटी वाला टेस्ट है उसको भी रख दिया। थैंक यू।